वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एज वेल थ्योरी एज वेल प्रैक्टिकल। दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा एग्जाम के लिए। मतलब इसका तय है कि मतलब देखा जाए इस चैप्टर के आने के बाद से एक बात कहूं तो कंसोलिडेशन की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई है। मतलब ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बट इसका लय बनना इस चैप्टर का बहुत जरूरी है। अगर इस चैप्टर में अगर आप एक भी दिन बंक मारते हो तो ये तय है चैप्टर आपके से दूर हो जाएगा। और ये बहुत ही जबरदस्त चैप्टर, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। दुनिया की नजरों में देखा जाए तो जनता बोलती है इससे टफ चैप्टर कुछ है नहीं, बट ये मेरा दावा है कि चैप्टर को पढ़ाने के बाद चैप्टर इतना अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही अच्छा। एनीवे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक की बात की जाए तो ये चैप्टर एग्जाम में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में से थ्योरी क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं इस चीज के बारे में भी आपसे मैं यहाँ पे बात करूंगा, और प्रैक्टिकल की तो हम बात करेंगे। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं थ्योरेटिकल, इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। उन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्लियर। तीसरा, हम यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिकल सम करेंगे तो मच मोर सफिशिएंट, आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत आपको नहीं है। चैप्टर थोड़ा सा अलग तरीके का है, यहाँ पे ना बुक्स अकाउंट बनाने हैं, मतलब कुछ अलग ही चैप्टर है। बट हाँ, अकाउंटिंग एंट्रीज यहाँ पर भी आएंगी। जिनको अकाउंटिंग एंट्री से डर लगता है वो कृपया करके ना डरें, ये चैप्टर आपके हिसाब से हो जाएगा, बहुत इजी स्टेप्स है। बस इतना जानना, जो तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा है इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका सही जाएगा। क्लियर। एनीवे इस चैप्टर के बारे में हम बात करें। सबसे पहले चैप्टर क्या है, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, सबसे पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा। चैप्टर का नाम जैसा कि है अमालगमेशन ऑफ कंपनी, तो अमालगमेशन कंपनी का मतलब क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में इसको क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि अमालगमेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है, बट आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। अमालगमेशन ऑफ कंपनी इस चैप्टर में बात करूं तो जाओ क्या क्या पढ़ना है। अमालगमेशन पढ़ना मुझे क्या है, अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, ये 3 चीजें मुझे यहाँ पे पढ़नी है। तो मुझे सबसे पहले जो 3 चीजें मुझे पढ़नी है उसका एक एक का मुझे मीनिंग पहले क्लियर होना चाहिए। अमालगमेशन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, इन तीनों ही चीजों के बारे में सबसे पहले मुझे मीनिंग पता होगा तो चैप्टर मुझे समझ में अच्छे से आएगा। और सबसे बड़ी बात, हाँ एक क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय अमालगमेशन, कॉमा एब्जॉर्प्शन, कॉमा रिकंस्ट्रक्शन। एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम के जो पहला क्वेश्चन आपको कंपल्सरी आता है उसका पार्ट बन के आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। यही क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग मुझे पता होना चाहिए कि अमालगमेशन का मतलब क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब मुझे क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, इस चीज के बारे में आपको समझना है। तो सबसे पहले जब मैं आपसे यहाँ बात करूंगा तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे अमालगमेशन के बारे में आपसे बात करूंगा। अमालगमेशन मीन्स व्हाट, जब 2 एग्जिस्टिंग कंपनी, मान लो ये ए कंपनी है, एक दूसरी कंपनी बी लिमिटेड है, ए और बी लिमिटेड मिलकर एक नई कंपनी बनती है, दोनों मिलकर जिसे एबी लिमिटेड, इस नॉन ऐसे क्या बन जाएगा बेटा, अमालगमेशन। 2 एग्जिस्टिंग कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2 एग्जिस्टिंग कंपनी मिलकर क्या बनती है बेटा, एक नई कंपनी बनती है। तो सच प्रोसेस, सच ट्रांजेक्शन इज नॉन एज, सच इवेंट इज नॉन एज ए अमालगमेशन। 2 कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बन रही है, ऐसा हो सकता है, यस। तो क्या बन जाएगा बेटा, आपका अमालगमेशन कहा जाएगा। वो समझ में आया बेटा। जब 2 या 2 से ज्यादा, सिर्फ 2 कंपनी नहीं, 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी बनती है, तो ये जो प्रोसेस, जो ट्रांजेक्शन हुआ है, ये जो इवेंट हुआ है, इस इवेंट को क्या कहा जाएगा बेटा, अमालगमेशन के नाम से जाना जाएगा। दूसरा वर्ड आता है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एब्जॉर्प्शन। सर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी, समझना पड़ेगा, एक एग्जिस्टिंग कंपनी किसी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, समझना। एक एग्जिस्टिंग कंपनी मतलब ये ए लिमिटेड है, दूसरा कौन सा बेटा, बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड टेक ओवर किया और अब दोनों को मिलाकर जो नया बिजनेस बना उसका नाम कौन सा है बेटा, अभी भी क्या है बेटा, ए लिमिटेड। सच ट्रांजैक्शन इज नॉन एज क्या बन जाएगा बेटा, एब्जॉर्प्शन। जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी के द्वारा किसी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर किया जाता है और जिस कंपनी को
टेक ओवर किया, उसका नाम और निशान है क्या ना, दैट मीन्स सिर्फ क्या भाई समझना, ए ने बी को क्या किया, टेक ओवर किया, और जब कंपनी का नाम अभी भी क्या है, सिर्फ ए लिमिटेड, दैट मीन्स सच ट्रांजैक्शन इज नॉन एज ए क्या बन जाएगा बेटा आपका पास, एब्जॉर्प्शन। जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी के द्वारा दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर किया जाता है, जिस कंपनी के द्वारा टेक ओवर किया जा रहा है उसी के नाम से बिजनेस को रन किया जा रहा है, दैट मीन्स सच ट्रांजैक्शन इज नॉन एज ए क्या बन जाएगा बेटा पास, एब्जॉर्प्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन? रिकंस्ट्रक्शन के बारे में जब मैं आपसे बात करूंगा बेटा, तो रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली टू पार्ट का, दो टाइप के होते हैं। रिकंस्ट्रक्शन या तो क्या होगा बेटा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा, या फिर क्या होगा बेटा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होगा। सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, पहले ये तो बताओ। सर एक्सटर्नल क्या होता है, बात करेंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, कंपनी अपनी इंटरनल कैपिटल में, कंपनी अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ इंटरनली चेंज करती है। क्या बोला, एक कंपनी है, क्या बोला बेटा, अपनी कैपिटल के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या करती है, चेंज करती है, सच ट्रांजैक्शन इज नॉन एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सही एग्जांपल, एक कंपनी है जिसके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी बेटा, 4 रुपए। अब कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल, समझना, एक कंपनी है जिसकी इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपए वाले शेयर है, बोलो कितने बेटा, 1 लाख। बट आज इस शेयर की जब मैं मार्केट वैल्यू के बारे में आपसे बात करूं तो कितनी रुपए बेटा, 4 रुपए, बोलो हाँ है ना। तो एक बात बताओ, 10 रुपए का शेयर आज मार्केट में चल रहा है 4 रुपए, तो सब लोग क्या सोचेंगे, 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए चल रहा है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, अपनी शेयर की फेस वैल्यू को कहां पे लेके आ जाती है, 4 रुपए पे। कैसा हो सकती है, इसको बोलते हैं कैपिटल का रिडक्शन। तो ऐसा अगर कोई ट्रांजैक्शन किया जाता है, सच ट्रांजैक्शन इज नॉन एज ए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इज इट क्लियर, बोलो समझ में आया। पर जब मैं यही बात करता हूं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, सर ये तो बताओ। जब मैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में जब आपसे बात करने के लिए जाऊंगा, तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मुझे ये बताता है, ध्यान समझना, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में जब हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा, तो जब एक न्यू कंपनी को फॉर्म किया जाता है, किसी ओल्ड कंपनी को, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर करने के लिए, ऐसा लगता है एक कंपनी को फॉर्मेशन इसीलिए किया गया था कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करना है। इज इट पॉसिबल? अरे एक कंपनी ऑलरेडी नई के नहीं चल, एक कंपनी ऑलरेडी चल रही थी, उसका बहुत सालों से नाम था, एक नई कंपनी का हमने फॉर्मेशन किया, इसलिए किया इस कंपनी के द्वारा पुरानी कंपनी को क्या किया जाएगा, टेक ओवर किया जाएगा। कैसा हो सकता है, सच इज नॉन एज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मेरी बात समझ में नहीं, एक कंपनी है, द बेस्ट एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूं बेटा, सभी नाम सुना सिवा का, सिवा का नाम सुना है, इस सिवा का अपना में एक बहुत बड़ी कंपनी नाम थी, इसको बाद में कोलगेट के नाम से क्या किया गया, उसको रिप्लेस किया गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो सिवा मतलब एक ऑलरेडी कंपनी है, और उस कंपनी को अब हमने ऑलरेडी एक नई कंपनी का फॉर्मेशन किया। लेट एग्जांपल, मान लो एक मैं बात करता हूं XYZ लिमिटेड कंपनी है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है। अब हमने एक नई कंपनी का फॉर्मेशन किया जिसका नाम है क्या है, PQR को हमने क्या किया, फॉर्म किया मतलब बनाया, और बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या, बनाने के बाद इस कंपनी के द्वारा इस कंपनी को क्या किया जाएगा, टेक ओवर किया जाएगा। कैसा हो सकता है? तो सर ट्रांजैक्शन नॉलेज क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इस कंपनी का नो डाउट बिजनेस बहुत अच्छा है, इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है, बट आज इसकी कंपनी की प्रोडक्ट की बुराई आ गई, या कंपनी को लगा कि नहीं यार इसका जो प्रोडक्ट चल रहा है, अब उसके बाजार में इसके लिए नेगेटिविटी बन गई कि इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज नहीं करना। तो अब सबको पता लग गया कि यार XYZ लिमिटेड कंपनी के प्रोडक्ट को यूज नहीं करना है। अगर यूज नहीं करना है मतलब कोई लेगा ही नहीं। तो लग रहा है कि यार अब XYZ कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाकर बेच भी रही है तो जनता पब्लिक लेना चाह ही नहीं रही है, और पब्लिक लेना नहीं चाह रही है, प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो कंपनी अल्टीमेटली बंद होने वाली है। तो कंपनी ने क्या किया, एक नई, इस कंपनी दिमाग लगाया, हम एक नई कंपनी का हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, और इस नई कंपनी का फॉर्मेशन करके इस कंपनी को टेक ओवर कर लेंगे। तो कंपनी कौन सी आ गई, नहीं। सिर्फ देखा जाए तो ऊपर का ढांचा क्या हो जाएगा, अब क्या जाएगा, PQR लिमिटेड कंपनी के अंदर होने वाला सब स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, सेम है।
दैट मीन सिर्फ कंपनी का बाहरी वातावरण को हमने क्या किया, चेंज किया। सिर्फ कंपनी का हमने नाम चेंज किया, कंपनी के अंदर जितने भी कार्य जो भी कामकाज हो रहे हैं वो तो पुरानी कौन से एक्स वाई जेड। तो कंपनी का सिर्फ एक्सटर्नल को चेंज किया या इंटरनल को चेंज किया, एक्सटर्नल। दिस इज नॉन एज क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कंपनी को पता है इस कंपनी का नाम खराब हो रहा है, इस कंपनी का नाम खराब हो रहा है और इस कंपनी के नाम से बिजनेस करेंगे तो धीरे धीरे हम खत्म हो जाएंगे। तो हमने क्या एक नई कंपनी को बनाया और नई कंपनी को बना के क्या किया, एग्जिस्टिंग कंपनी को क्या किया, हमने टेक ओवर किया। दैट मीन सच ट्रांजेक्शन लॉन्च क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, बोलो, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो नाउ सबसे पहली बार हम बात करते हैं अमालगमेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अमालगमेशन? अमालगमेशन मींस दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलकर एक नई कंपनी का फॉर्मेशन करती है। सच ट्रांजेक्शन इज नॉन एज ए अमालगमेशन। एक एग्जिस्टिंग कंपनी के द्वारा किसी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर किया जाता है, और जो जिस कंपनी के द्वारा टेक ओवर किया जाए उसी के नाम से बिजनेस को रन किया जा रहा है। दैट मीन सच ट्रांजैक्शन इज नॉन एज एब्जॉर्प्शन। मतलब एक्स ने वाई को टेक ओवर किया, चलो ए बी है, ए ने बी को टेक ओवर किया और बिजनेस अब ए के नाम से चल रहा है, ऐसा हो सकता है। सच ट्रांजैक्शन इज नॉन एज क्या बन जाएगा बेटा आपके लिए, एब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर? बट कंपनी पुरानी है, एक नई कंपनी का फॉर्मेशन किया जाता है, किस लिए, एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर के लिए। तो सच ट्रांजैक्शन नॉलेज क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी वही है, कंपनी की सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस किया जाता है। सो सच ट्रांजैक्शन इज नॉन एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इज इट क्लियर? जब इस चैप्टर में बात करेंगे बेटा, तो इस चैप्टर में अमालगमेशन पढ़ूंगा, इस चैप्टर में एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो हमें ये तो नहीं पढ़ना है कि अमालगमेशन कैसे होता है ना, मुझे चैप्टर में ये नहीं सिखाना है कि अमालगमेशन कैसे होता है। मुझे चैप्टर में ये सिखाना है कि अगर दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बन रही है, या दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलकर एक नई कंपनी का फॉर्मेशन होगा, तो उस समय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। एक कंपनी का जब एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन करते समय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ये समझना है। एक कंपनी का जब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा होगा तो इस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इस चीज के बारे में आपको समझना है। सो एग्जांपल, एक एक्स कंपनी है, एक वाई कंपनी है, एक जेड कंपनी है, तीन कंपनी है, एक्स वाई जेड, तीनों मिलकर एक नई कंपनी बन गई, एक्स वाई जेड लिमिटेड। जब तीनों कंपनी मिलकर नई कंपनी बन रही है तो क्या एक्स अपना बिजनेस को बंद करके नई कंपनी फॉर्मेशन हो रहा है? अरे एक्स वाई जेड तीन कंपनी है, एक्स वाई जेड तीनों मिलकर एक नई कंपनी बनाया, उसका नाम है एक्स वाई जेड। तो उन्होंने अपना पुराना बिजनेस को बंद किया, वाई ने अपने पुराना बिजनेस को बंद किया, जेड ने अपने पुराने बिजनेस को बंद किया। जब तीनों ने अपने पुराने बिजनेस को बंद किया तो वो क्या अपनी बुक्स को वो क्लोज करेंगे। ये क्लोज किस टाइम करें, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन, एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन। तो उस केस के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का होगा, एक्स के यहाँ पे, वाई के यहाँ पे, जेड के यहाँ पे। तो ये समझना है। अब ये तीनों की, एक्स की, वाई की, जेड की, तीनों की असेट्स कहां पे आ गई, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी के पास। अब नई कंपनी के पास असेट्स आ रही है तो एक्स की असेट्स भी आ रही है, वाई की भी आ रही है, जेड की भी आ रही है। तो एक्स अपने यहाँ पे एक्स वाई जेड कंपनी के पास, एक्स कंपनी की, वाई कंपनी की, जेड कंपनी की, तीनों की असेट्स मेरे पास आएगी, तो उसके यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, मुझे ये सीखना है। अब तीनों असेट्स आ जाएगी तो आने के बाद क्या बैलेंस शीट बनेगी, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेशन कैसे बैलेंस शीट बनाई जाएगी, मुझे यहाँ पे ये सीखना है। अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक एक्स कंपनी है, एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है। ए कंपनी तो ऑलरेडी चल ही रही थी, उसने बी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। तो मुझे बताओ, बी कंपनी को टेक ओवर कर लिया मतलब बी ने अपना बिजनेस सेल कर दिया, किसको बेटा, ए को। तो जब बी ने अपना बिजनेस सेल कर दिया ए को, तो क्या बी अपनी यहाँ पे बुक्स अकाउंट को क्लोज करेगा। अब बुक्स अकाउंट क्लोज करेगा तो उस केस में अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी। अब मुझे बताओ, ए का बिजनेस तो ऑलरेडी चल रहा था, बी का बिजनेस और टेक ओवर कर लिया, तो बी की जब असेट्स मेरे पास आएंगी, लायबिलिटीज आएंगी, तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। और ए के पास खुद की तो असेट्स लायबिलिटी थी, बी की भी असेट लायबिलिटी आ गई, उसके बाद ए और बी के दो बैलेंस शीट, दो असेट्स आएगी, उसके बाद नई बैलेंस शीट बनेगी बेटा। नई बैलेंस शीट ए के नाम से बनेगी, बी के नाम से, ए बी के नाम से, ए के नाम से बनेगी। तो उस केस में बुक्स अकाउंट कैसे बनेगा, मुझे ये सीखना है। और सेम केस विथ हियर हम बात करेंगे किसके लिए, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में। एक न्यूली फॉर्म कंपनी और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर कर रही है, तो वो कैसे किया जाएगा। अगर टेक ओवर किया जा रहा है तो उस केस में अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास की जाएगी, मुझे ये सीखना है। यही चीज मुझे सीखनी, मुझे अमालगमेशन क्या होता है ये बता चुका हूं। अब अमालगमेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। आपको नो डाउट थियोरिटिकल लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप प्रोफेशनल पूछो तो सीआर पढ़ोगे, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग सब्जेक्ट है बेटा आप लोगों का, वहां पे पूरा सब्जेक्ट अमालगमेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये वहां पे थियोरिटिकल पूरा वहां मिलेगा। बट उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है वो यहां सीखना पड़ेगा।
बोलो। तो अमालगमेशन का बेसिक में समझ में आया, एब्जॉर्प्शन का बेसिक में समझ में आया, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बेसिक में समझ में आया। अगर ये कुछ हो रहा है, अमालगमेशन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है या रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुझे कैसे करना है, मुझे ये समझना है। ये समझ लिया, बात ही खत्म हो गई। अरे बोलो, श्योर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या ट्रीटमेंट होगा, किस तरीके से होगा, इस चीज के बारे में अपन को समझना है। तो सबसे पहले बात, हमें अमालगमेशन की मीनिंग समझ लिया, एब्जॉर्प्शन की मीनिंग समझ लिया, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मीनिंग समझ में हो गया। तो समझ, अब जो अमालगमेशन होता है बेटा, वन मोर थिंग, मैं पूरे चैप्टर में कभी ऐसा नहीं कि अमालगमेशन की अकाउंटिंग एंट्री अलग बताऊंगा, एब्जॉर्प्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग बताऊंगा, समझना, रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग बताऊंगा, ऐसा नहीं है। तीनों के अंदर सिमिलरिटी है, चाहे अमालगमेशन हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तीनों के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, सेम होता है। तो कभी भी मैं स्पेसिफिकली नहीं बोलूंगा अमालगमेशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसा, एब्जॉर्प्शन का ऐसा होगा और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का ऐसा होगा ना। अगर मैं बोल रहा हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन अमालगमेशन के लिए बता रहा हूं, तो वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अमालगमेशन के लिए होगा, वही सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसके लिए होगा, एब्जॉर्प्शन के लिए, और वही सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसके लिए होगा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर? बट हाँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ अलग ही होता है, वो अलग, इसके बाद एक अलग चैप्टर है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। मैं क्या बात कर रहा हूं बेटा कि अमालगमेशन के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एब्जॉर्प्शन के लिए और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के लिए तीनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, सेम है। सिर्फ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्या है, अलग है, वो हम अलग से चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे। तो ये मत समझना कि समझ अमालगमेशन का पढ़ा रहा हूं, एब्जॉर्प्शन का अलग से पढ़ाऊंगा, एक्सटर्नल का अलग से पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अमालगमेशन होता है, वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका होगा, एब्जॉर्प्शन का, और वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका होगा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल का तो बिल्कुल ही अलग ही चलेगा। यस बेटा, पूछे। अच्छा, एनीबडी हैव नॉलेज अबाउट वाइंडिंग ऑफ लिक्विडेशन? बोथ आर सेम टर्म है, अलग अलग टर्म है? बता दो फिर मेरे को। वाइंडिंग ऑफ लिक्विडेशन से पहले होता है और लिक्विडेशन वाइंडिंग होने के बाद, ऐसा नहीं। लिक्विडेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द वाइंडिंग अप। जब अब बताओ एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है। जनरली 99% CS स्टूडेंट ये समझता है कि वाइंडिंग ऑफ लिक्विडेशन कंपनी क्या है बेटा, सेम है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं जब बात करता हूँ लिक्विडेशन कंपनी, तो लिक्विडेशन कंपनी को वाइंडिंग अप में क्या होता है, जब किसी कंपनी को अपना वाइंडिंग अप करना होता है, सबसे पहले उसको लिक्विडेशन करवाना पड़ता है। तो लिक्विडेशन में क्या होता है, कंपनी अपनी सारी असेट्स और सारी लायबिलिटी को डिस्पोज करती है। जब कंपनी है, एक कंपनी है, इस कंपनी का ये एग्जिस्टिंग, ये मान लो पूरी कंपनी, इसके पास ढेर सारी यहाँ पे प्लांट, मशीनरी, असेट्स, लायबिलिटी, कौन सी चीजें रखी हुई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ढेर सारी असेट्स, लायबिलिटी प्लांट में रखी हुई है। तो जब इन प्लांट मशीन रखी हुई है बेटा, तो अब मुझे बताओ अल्टीमेटली इसको डिस्पोज करेंगे। तो ना जब इनको डिस्पोज कर दिया, तो अब कंपनी के पास कोई भी असेट्स, लायबिलिटी नहीं, सिर्फ कंपनी अंदर खोखली बची हुई है, सिर्फ कंपनी कागजों के अंदर ही है। जब इसको कागजों से भी हटा दिया जाएगा, दैट मीन्स बन जाएगा बेटा वाइंडिंग ऑफ कंपनी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर किसी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये क्वेश्चंस आप लोगों से आपकी जब इंटरव्यू होगा तब पूछा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, इतना सिंपल क्वेश्चन है, बट आप नहीं बता पाओगे अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो। सिर्फ इतना सा बोलेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेशन कंपनी। हाँ सर, अलग अलग तो होता है, पर ये नहीं पता क्या होता है। सिंपल डिफरेंस, लिक्विडेशन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्या बेटा आपके पास, वाइंडिंग अप। और लिक्विडेशन जब होता है, कंपनी के सारी असेट्स, सारी लायबिलिटी को डिस्पोज करते हैं, खत्म। लिक्विडेशन होने के बाद कंपनी खोखली हो जाती है, सिर्फ कागजों की कंपनी रहती है। अब इस कागजों से भी कंपनी को नाम से हटा दिया जाता है, सच इज नॉन एज ए वाइंडिंग अप प्रोसेस। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? श्योर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन कहां थे बेटा, भूल ही गया मैं तो। मैं क्या पढ़ा था इससे पहले? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अमालगमेशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, एब्जॉर्प्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तीनों का सेम होगा। जो अमालगमेशन का है वही किसका है, एब्जॉर्प्शन का है, और जो एब्जॉर्प्शन का है वही किसका है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, और जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का वो अल्टीमेटली किसका हो गया, अमालगमेशन का। बोल जवाब दो। क्लियर। हमने अमालगमेशन मीनिंग समझा, एब्जॉर्प्शन मीनिंग समझा और रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग समझा। रिकंस्ट्रक्शन 2 टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, इंटरनल और कौन सा। इसी प्रकार से बेटा अमालगमेशन जो भी होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। बेटा आज का लेक्चर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यह तय है। अगर आज का लेक्चर जो अपन पढ़ेंगे, अगर एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आया तो ये 200% मेरी गारंटी, इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा क्वेश्चन कुछ पूछ ही नहीं सकता है। आज का लेक्चर अगर इस चैप्टर से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी में से एक क्वेश्चन फंसेगा, बात खत्म। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। आओ, जब हम अमालगमेशन की बात करते हैं तो अमालगमेशन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है।
तो टाइप्स ऑफ अमालगमेशन एग्जाम में आगे 2 मार्क्स भी पूछ सकता है। अमालगमेशन कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। द फर्स्ट वन इज अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और amalgamation in the nature of purchase। अमालगमेशन या तो इन द नेचर ऑफ परचेज होगा या अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ क्या होगा? मर्जर। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। अमालगमेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप। कौन कौन से? बोलो कौन कौन से? मर्जर या फिर क्या होगा बेटा? परचेज। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब हम बात करते हैं अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के बारे में बात करेंगे, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के बारे में बात करेंगे। ये तो कोई अब अमालगमेशन हो रहा है, सुनना ध्यान से। अब कोई अमालगमेशन हुआ, अब वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज ही है या मर्जर, हमें कैसे पता लगेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मैंने क्या बोला? जो अमालगमेशन मैंने किया वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है या इन द नेचर ऑफ मर्जर, मुझे कैसे पता लगेगा? हाउ कैन आइडेंटिफाई? फॉलोइंग 5 कंडीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं इन 5 कंडीशन को बोल रहा हूं। अब इन 5 कंडीशंस को अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट में, व्हाट डू यू मीन बाय अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इफ ऑल द following 5 conditions are satisfied, that means such amalgamation in the nature of merger। इन 5 कंडीशन में से एक भी कंडीशन को अनसेटिस्फाई किया या 5 कंडीशन को अनसेटिस्फाई किया तो सच अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। इन दोनों में से एक क्वेश्चन, आई एम सॉरी, इन नेचर ऑफ परचेज, ये मेरा दावा है, इन 2 में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं क्या बोल रहा हूं? अमालगमेशन है तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है या फिर क्या? परचेज। मुझे क्लियर होना चाहिए। अब जो अमालगमेशन हो रहा है या तो इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा या इन द नेचर ऑफ परचेज होगा, पर जो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है या परचेज, मुझे कैसे पता लगेगा? अगर कोई अमालगमेशन हो रहा है और उस अमालगमेशन के साथ साथ अगर इन 5 कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया जाएगा तो अमालगमेशन तो रहेगा, पर वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। पर इन 5 कंडीशन में से एक भी कंडीशन को अनसेटिस्फाई किया जाता है तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं, वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। वो समझ में आया? और जब हम अमालगमेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हर क्वेश्चन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का ही होगा। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया जाता है कि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, आई एम सॉरी, इन द नेचर ऑफ मर्जर है, तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को मुझे अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ क्या करना पड़ेगा बेटा? मर्जर के हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आपको नहीं है? अगर कोई अमालगमेशन हो रहा है और वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, मर्जर, क्वेश्चन साफ साफ बोलने की अच्छी बात। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है तो भैया अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ क्या मानोगे बेटा? हमेशा परचेज। क्वेश्चन ही गिवन है, क्वेश्चन में साफ शब्दों में बोल दिया गया है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज से क्वेश्चन सोल्व करना, परचेज, मर्जर तो मर्जर। जब कुछ ना बोला गया हो तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज से ही क्वेश्चन सोल्व किया। बट हाँ, एग्जाम में थियोरिटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर? तो क्या लिख क्या हो गया? If following all the 5 conditions are satisfied, तो such amalgamation is known as बोलो is known as amalgamation in the nature of merger। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बट एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा आ गया तो what do you mean by the amalgamation in the nature of purchase? अगर कोई अमालगमेशन है और वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं है तो अमालगमेशन कौन सा बन जाएगा? इन द नेचर ऑफ परचेज। अब कोई अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है या परचेज, डिपेंड ऑन फॉलोइंग 5 कंडीशन। इन 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे तो सच अमालगमेशन इज नॉन एज इन द नेचर ऑफ मर्जर। इन 5 कंडीशन में से एक भी कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं की तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अरे बोलो, गुड। तो 5 कंडीशन क्या है बड़े ध्यान से समझना। इन 5 कंडीशन होने से पहले मैं कुछ टेक्निकल वर्ड यूज यहाँ पे करूंगा। आई होप तो शायद वो ऑलरेडी आपको अच्छे से आते हैं, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। तो आप ये जो टेक्निकल वर्ड में जिस तरीके से समझा रहा हूँ वहां पे आप खुद भी लिख लेना, थोड़ा सा आपको बेटर समझ में अच्छे से आएगा। एक कंपनी है एक्स, दूसरी कंपनी है वाई। हाँ, अमालगमेशन पड़ रहा है तो अमालगमेशन में क्या होता है? जब दोनों कंपनी मिलेगी तो नई कंपनी बनेगी। इसका नाम क्या है? एक्स वाई लिमिटेड। क्या ये ओल्ड कंपनी है?
ये क्या है? न्यू कंपनी। बोलो क्या ये ट्रांसफर कंपनी है? इधर ट्रांसफर कंपनी क्या बोल सकता हूं? बोलो क्या मैं बोल सकता हूं ये सेलिंग कंपनी है? सेलिंग को तो वेंडर कंपनी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं ये परचेजिंग कंपनी है? अरे बोलो ना कि कुछ नया वर्ड लिखा है, सब कुछ वही तो है। बोलो अमालगमेटेड या अमालगमेटिंग? बोलो इसे अमालगमेटिंग कंपनी, इनिशियल कंपनी अमालगमेटेड कंपनी। गलती ना हो, शब्दों का कहां पे क्या प्रयोग करना है बहुत इंपॉर्टेंट है लो के स्टूडेंट हो, क्योंकि ये चीज अभी क्लियर नहीं हुई ना तो बहुत दिक्कत देगी। क्योंकि मैं जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं अभी तो यहाँ पे एकदम सिंपल शब्दों में समझाऊंगा, एकदम सिंपल शब्दों में, बट आपको एग्जाम में लिखना है टेक्निकल वर्ड को यूज करते हुए। तो सिंपल शब्दों से तो हर बच्चा लिख कर आएगा। अगर इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सबको पता है, हर किसी को पता है फेवरेट क्वेश्चन है, बट इसको किस तरीके से लिखना है ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ध्यान से समझना इस पॉइंट को, मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद ये पांचों कंडीशनें लिखा रहेगी, आपको पांचों कंडीशन खुद को लिखनी है। यहाँ पे मैं पहले सिंपल शब्दों में समझाऊंगा, पूरा सिंपल शब्दों में पांच कंडीशन समझाऊंगा, फिर इन पांचों कंडीशन शब्दों के पांचों कंडीशन को मैं टेक्निकल वर्ड से समझाऊंगा, और उसको समझाने के बाद ये पांचों कंडीशन आपके सामने लिखी हुई रहेगी, सब कुछ लिखा रहेगा, फिर आपको खुद को अपने शब्दों में इसको अच्छे से लिखना है। तो पहली कंडीशन बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। पहली कंडीशन, ये सेलिंग कंपनी है, ये कौन है? परचेजिंग कंपनी। पहली कंडीशन ये बोलता है ऑल दी असेट्स एंड लायबिलिटी। समझ में आ जाएगा? ए एंड एल, एल मतलब असेट्स, एल मतलब लायबिलिटी। लिखना नहीं है बेटा, ध्यान से। मैंने क्या बोला? ऑल दी असेट्स एंड ऑल दी लायबिलिटीज। ऑल वर्ड यूज किया है, सिर्फ असेट्स लायबिलिटी वर्ड यूज किया। ऑल मतलब सारी की सारी, किसकी? सेलिंग कंपनी की। ऑल दी असेट्स, ऑल दी असेट्स, all the liabilities transferred to transferee company. All the assets of the transfer company, all the assets and liability of transfer company must be transferred to transferee company. That's it. इतना भी लिख दो कि आपकी कॉपी बहुत अच्छी बन जाएगी। जनरली बच्चा क्या लिखेगा पता है? कि सेलिंग कंपनी की सारी असेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए, किसको बेटा? परचेजिंग कंपनी को। ना यार, आपको तो यूज करना है सेलिंग कंपनी परचेजिंग कंपनी नहीं। अब इतना लोग के धुरंधर है तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे बेटा, ट्रांसफर कंपनी की ऑल असेट्स ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर टू ट्रांसफरी कंपनी। और इससे भी अच्छा वर्ड अमालगमेटेड कंपनी। ये वर्ड लिखना बहुत, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ बोल रहा हूँ, सीएस प्रोफेशनल का बच्चा भी अगर होता है तो वो सिर्फ टेक्निकल वर्ड पे कहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर वर्ड यूज करता है, वो कभी भी अमालगमेटेड एंड अमालगमेटेड कंपनी वर्ड यूज करते ही नहीं है। क्यों? डर लगता है, उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ रहे हैं ये ई आ रहा है जिसको मिल रहा है, ये बचपन से नियम बना हुआ है, जिसके पीछे ई आ रहा है उसको असेट्स मिल रही है। वो लेजर और लेसी पढ़ा होगा आप लोगों ने बेटा कहीं पे, उसमें भी ये पढ़ा हुआ आपने, समझ में है? नहीं, इतना नहीं लगना आपको। तो थोड़ा ध्यान से, अमालगमेटिंग कंपनी, और नई कंपनी का नाम क्या? अमालगमेटेड। तो अमालगमेटिंग कंपनी की ये लिख दिया ना तो कॉपी आपकी बिल्कुल अलग बन जाएगी पूरे इंडिया के अंदर, पूरी इंडिया के अंदर वो बिल्कुल अलग बन जाएगी। देखो 50% बच्चा, 50 का 60%, मैं 70% बच्चे को बोलता हूँ वो हमेशा सेलिंग कंपनी और परचेजिंग कंपनी वर्ड यूज, या 50% बच्चा सेलिंग कंपनी परचेजिंग कंपनी वर्ड यूज करेगा। आपको 50% में नहीं आना है। 30% बच्चा वो ट्रांसफर एंड ट्रांसफर वर्ड, मेरे को बोला उसमें भी आपको नहीं आना है। आपको सिर्फ 20% माना है, रिजल्ट 20% के पास होते हैं। बोल समझ में आया कि नहीं? तो नाउ अब 20% बच्चा यूज करता है, 20% में ज्यादा बोल दिया बेटा, 20% नहीं 10% में हद से बहुत दिल खोल के बोलूं 10% स्टूडेंट मुश्किल से यूज करते होंगे अमालगमेटेड और अमालगमेटिंग कंपनी, कोई वर्ड यूज ही नहीं करता है, इतना टेक्निकल वर्ड है, खूब कंफ्यूज लगता है उनको, बट ये समझ लो कैसे आएगा। बोल समझ में आया बेटा आपके? क्लियर? तो ना मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मैंने याद तो अगर आपने इनकम टैक्स में जो सेक्शन जब कैपिटल गेन पढ़ाया था, डीमर्जर भी था वहां पे बेटा। हाँ डीमर्जर होता है वहां पे,
इनकम टैक्स के अंदर मर्जर नाम की चीज नहीं होती है। इनकम टैक्स में या तो अमालगमेशन होगा या फिर क्या होगा, डीमर्जर होगा। ये बहुत डिफरेंट है बेटा चीज के लिए। इनकम टैक्स में या तो मर्जर होगा या फिर क्या होगा, डीमर्जर होगा। इनकम टैक्स में मर्जर नहीं होता है। अमालगमेशन परचेज मर्जर, हटा सावन की गटा, कौन बोलता है, इनकम टैक्स। उसको इस मतलब ही इनकम टैक्स बोला या तो अमालगमेशन कर ले या क्या कर ले, डीमर्जर कर ले। और जब डीमर्जर होता है तो डीमर्जर में नई कंपनी बनती है, उसको बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी बोलते हैं, अगर कुछ याद हो अगर आपको तो। और पुरानी कंपनी को क्या बोलते हैं, डीमर्ज्ड कंपनी। बोल समझ में आया। और जब हम बात करेंगे किसके अंदर, अमालगमेशन में, तो मैंने वहां पे बताया था जो नई कंपनी बनती है उसका नाम अमालगमेटेड है, और पुरानी कंपनी का क्या नाम है, अमालगमेटिंग। बोल समझ में आया। अब सर हमें कंफ्यूजन होता है कि किसमें क्या यूज करें। बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है, इसको मैंने अपने आप को, मुझे भी बड़ा जो दिक्कत, आपको दिक्कत मेरे साथ भी है। दिक्कत कैसे, कब कैसे याद कर समझ में नहीं आता है। मैं भी तो कैसे याद करूं यार, मेरी भी प्रॉब्लम सिचुएशन है। मैंने अपने दिमाग को समझाया, क्या समझाया, देख भाई ये कंपनी है, इस कंपनी के डिफरेंट, सबसे डीमर्जर क्या होता है और पता है, डीमर्जर मतलब क्या होता है, एक कंपनी है उसका किसी एक पोर्शन को अलग कर देना, इसको डीमर्जर बोलता है। तो जब ये मान लो ये एक्स है, वाई है, जेड है, मान लो एक एलएनटी कंपनी है, सभी नाम सुना, लार्सन टोब्रो, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डीमर्जर। आपने अल्ट्राटेक सीमेंट का नाम सुना है, यस, अल्ट्राटेक सीमेंट इज द वेंचर ऑफ द एलएनटी ग्रुप। आप देखना कभी भी अल्ट्राटेक सीमेंट देखना, वहां पे लिखा होगा एलएनटी। आर गेटिंग माय पॉइंट्स। तो उसने उसका अल्ट्राटेक सीमेंट, उसके पीछे हालांकि और भी बहुत सी रीजन है, आप इसकी केस स्टडी पढ़ना जाके गूगल पे जाके, क्योंकि एलएनटी के अंदर, अल्ट्राटेक डिवीजन के अंदर आदित्य बिरला ग्रुप का इन्वेस्टमेंट था। हालांकि इतनी डिटेल में इसको नहीं लूंगा बेटा मैं यहाँ पे, बहुत जबरदस्त कारण है बेटा। कभी कभी डीमर्जर किया जाता है जानबूझकर भी, बिकॉज कुछ स्ट्रेटेजिकली रीजन होते हैं बेटा कि नहीं यार मैनेजमेंट में किसी और का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से डीमर्जर्स, अमालगमेशन किए जाते हैं। एनीवे, तो जब इस कंपनी को नया बनाया तो क्या इस कंपनी का नया प्रोडक्ट निकल कर आया, इस नया प्रोडक्ट मतलब नया रिजल्ट, दैट मीन्स क्या हो गया बेटा, ये रिजल्ट, दैट मीन्स रिजल्टिंग कंपनी। ये क्या होंगे, डीमर्ज कंपनी। अब मुझे पता है कि इसकी रिजल्टिंग है, तो जस्ट इसका उल्टा है, यहां पर हम निकाल रहे हैं, अरे यहां पे हम पूरे ग्रुप में से एक को निकाल रहे हैं, यहां तो दो ग्रुप को मिलाकर एक कंपनी बन, जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे आईएनजी ऊपर आएगा, यहाँ पे एडी नीचे आएगा, दैट्स इट। कैसे भी याद करो तो समझ में आ जाए आपको अच्छे से, बोल समझ में आए। एनीवे, तो नाउ हम जब यहाँ पे अमालगमेशन की बात करेंगे तो हम टेक्निकल वर्ड क्या, ऑल द एसेट्स और लायबिलिटी ऑफ किसकी, अमालगमेटेड या अमालगमेटिंग कंपनी ट्रांसफर टू अमालगमेटेड कंपनी। क्या पहली कंडीशन याद हुई, लिखना मना है, वो समझ में आया। दूसरी कंडीशन, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू अमालगमेटिंग कंपनी, आई एम सॉरी, अमालगमेटेड कंपनी एट बुक वैल्यू। मतलब जो कुछ भी इसकी एक्स की सारी असेट्स लायबिलिटी, वाई की सारी असेट लायबिलिटी यहां ट्रांसफर हो रही है, पहली कंडीशन। तो ये जो कुछ भी यहां पे ट्रांसफर किया जाएगा, ये ट्रांसफर एट बुक वैल्यू ही होना चाहिए। बुक वैल्यू है तो काम बनता, नहीं तो नहीं बनता, बोलो। तो नाउ पहली कंडीशन, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर टू, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर टू अमालगमेटेड कंपनी। दूसरी, ट्रांसफर एट बुक वैल्यू। तीसरी कंडीशन, एटलीस्ट 90%, एटलीस्ट वर्ड यूज किया, एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी मस्ट बी रेडी फॉर द अमालगमेशन। क्या बोला, एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर ऑफ द अमालगमेटिंग कंपनी मस्ट बी रेडी फॉर द अमालगमेशन। मतलब इस कंपनी के कम से कम 90% शेयर होल्डर, इस कंपनी के कम से कम 90% शेयर होल्डर रेडी होने चाहिए किसके लिए बेटा, अमालगमेशन। इसके 100%, इसके 80%, इसका 100, इसका 80, एवरेज भी 90 चलेगा क्या, नहीं, इसका भी 90, इसके 90 और मोर बोल सकते हैं बेटा। एटलीस्ट वर्ड यूज किया तो एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो 90 और मोर, अरे हाँ ना, तो 90 और मोर मस्ट बी रेडी फॉर द अमालगमेशन। सर 10% रेडी नहीं है तो, दिस इज माय क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से बेटा, एक कंपनी का अमालगमेशन होना चाह रहा है, एक कंपनी का अमालगमेशन होने जा रहा है, उसके 90% शेयर होल्डर मस्ट बी रेडी है, किसके लिए बेटा, अमालगमेशन। 10% रेडी नहीं है, तो क्या अमालगमेशन हो पाएगा,
तो फिर बच्चे विदेश फंड का क्या होगा? बोलो 90। हाँ, अब बच्चा मैं आपकी बात 90% कंसेंट मिलनी चाहिए, बात खत्म। अब 10% एग्री नहीं हो रहे, मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बट दिस इज गुड। इनको क्या कहेगा? इनको तुम जाओ यहां से, तुम तुम्हारा पैसा रवाना लो, टाटा बाय बाय करो, नमस्ते। वो समझ में आया? फिर वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगी, टाटा बाय बाय करेंगे, आप जाओ अपने रास्ते, हम जा रहे हैं हमारे रास्ते। वो समझ में आया बेटा? श्योर। थर्ड कंडीशन इज ओवर। डाउट है क्या? फोर्थ कंडीशन, क्या अब आपको इस कंपनी के बंद होकर एक नई कंपनी बन रही है, तो क्या फ्री फंड में आ रहे होंगे या दाम लेंगे? दाम लेंगे मतलब पैसे लेंगे। अरे पैसे लेंगे मतलब कंसिडरेशन। अरे तो अब कंसिडरेशन दिया जाएगा। अरे दिया जाएगा, कौन देगा? अमालगमेटिंग कंपनी, अमालगमेटेड कंपनी, अमालगमेटेड कंपनी, अमालगमेटिंग कंपनी। अमालगमेटिंग कंपनी देगी कंसिडरेशन, अमालगमेटेड कंपनी देगी। अमालगमेटिंग वाले हाथ खड़ा करें, कोई भी नहीं है। अमालगमेटेड, अब अमालगमेटेड वाले हाथ खड़ा करें, इसमें भी इतने। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से है, कंसिडरेशन कौन देगा? अमालगमेटिंग कंपनी या अमालगमेटेड कंपनी? अमालगमेटेड। सो सिंपल। इसने परचेज किया, लिखा हुआ भी है, बोलने में क्या सोचने का। अब इसने खरीदा, पैसा देगा किसको? इसको। तो कंसिडरेशन पे करेगा कौन? पे करेगा एक्स या वाई या एक्स वाई? एक्स वाई कंपनी पे, तो नई कंपनी कंसिडरेशन पे करेगी। तो भैया जब कंसिडरेशन जो पे होगा ना, कंसिडरेशन ओनली इन शेयर्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द अमालगमेशन मर्जर। क्या बोला? कंसिडरेशन मस्ट बी इन शेयर्स। जो कंसिडरेशन हो रहा है वो किसमें होना चाहिए बेटा? शेयर्स में। बताओ कंसिडरेशन किसको दिया जाता है? मालिक को। मालिक कौन? शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो कंसिडरेशन दिया जाएगा वो ओनली इन इक्विटी होना चाहिए। दैट्स इट। इक्विटी शेयर को पेमेंट इनफैक्ट आप कैश में भी नहीं कर सकते हो। इक्विटी शेयर का कंसिडरेशन इक्विटी में ही होना चाहिए। बट जब हम शेयर के बदले में शेयर देंगे, बात खत्म, कंडीशन हो गया। कंसिडरेशन मस्ट बी ओनली इन शेयर्स। क्या कंसिडरेशन शेयर्स के अलावा, क्या इक्विटी शेयर के अलावा क्या प्रेफरेंस शेयर में हो सकता है? ना। क्या डिबेंचर हो सकता है? ना, क्योंकि ओनली इन शेयर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या कंसिडरेशन कैश में दे सकता है? ना, कंसिडरेशन कैश में नहीं हो सकता है। बट अगर हम शेयर के बदले में शेयर दे रहे हैं तो कुछ शेयर फ्रैक्शन में आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो फ्रैक्शन ऐसा तो नहीं है 33 है तो 30, एक शेयर के 3 टुकड़े करेंगे, 33% तू ले ले, 30% तेरे पास, मेरे पास, क्या ऐसा होता है क्या? ना। तो अगर कोई शेयर फ्रैक्शन में आ रहे होंगे तो इनका पेमेंट कैश में किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा तो इसका एक्सेप्शन क्या लिखोगे बेटा आप लोग? एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रैक्शन। क्या समझ में आया? अरे बोलो। अब द वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट, गोइंग कंसर्न नॉट बी इफेक्टेड ऑफ द सेलिंग कंपनी। दैट मीन्स किसका बेटा? अमालगमेटिंग कंपनी। मतलब क्या समझ में नहीं आया? पहली कंडीशन, ऑल द एसेट्स, ध्यान से, all the assets, all the liabilities transfer to amalgamated company. All the assets, all the liabilities, all the assets, all the liabilities transfer to amalgamated company at book value. अब एग्जाम के अंदर है ना, अब देखो, अब बच्चा क्या कहेगा? all the assets liability transfer to amalgamated company at book value. तो आप फिर आप डायरेक्ट किस पे आ गए? क्योंकि आप दोनों कंबाइन कर दिया, दोनों को अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। आपको 5 याद होगी, पर 5 के चक्कर, इस 2 के चक्कर में आप एक ही कर दोगे, फिर आप 5 बार सोचते रहोगे, ऐसी गलती ना हो। पहली कंडीशन, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी मस्ट बी ट्रांसफर टू अमालगमेटिंग कंपनी। दूसरा, एट बुक वैल्यू। तीसरा, एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर ऑफ द अमालगमेटिंग कंपनी मस्ट बी रेडी फॉर द अमालगमेशन। फोर्थ, कंसिडरेशन कंसिडरेशन पेबल टू
अमालगमेट इन ओनली शेयर्स, शेयर के अलावा किसी और मोड में कंसिडरेशन नहीं दिया जाएगा। एंड द फोर्थ वन, लास्ट वन इज दैट गोइंग कंसर्न, मतलब क्या, इस कंपनी को हमने टेक ओवर करके यहाँ पे लेकर आए, इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि लेने के बाद इस बिजनेस को बंद कर दें ना। जिस बिजनेस को आपने टेक ओवर किया, टेक ओवर करने के बाद इस बिजनेस को नियर फोर्सेबल पीरियड तक आप चलाते रहे। वो समझ में, मतलब बिजनेस को अनंत काल तक, बिजनेस को चलाने का आपका क्या रहे बेटा, इंटेंशन। वो समझ, these all are the 5 conditions। इन 5 कंडीशन समझो। देखो एक एक चीज का एग्जाम्पल लिखना, ये पूरा लिखना, अभी तो सब समझ में आ जाएगा, हर चीज अच्छी लग रही होगी, जब रिविजन करोगे तब आपकी थोड़ी सी दुविधा रहेगी। और आपके कोई भी फ्रेंड्स जो अभी तक नहीं आए आखिर क्वेश्चन से, तो प्लीज बोलता हूँ कल तक आ जाएं। कल के बाद अगर कोई अमाल का क्वेश्चन बैठेगा, उसको अमाल का क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आज से बेसिक थ्योरी पढ़ाया तो इज इट ओके, बट आफ्टर डे, कल से बेटा कल जिसका लेक्चर मिस है, उसके बाद उसको अमाल का क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अमाल का क्वेश्चन सिर्फ शुरू के 4 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 5 लेक्चर को अगर आपने जहन में उतार लिया तो भैया आपका अमाल का क्वेश्चन आपकी गिरफ्त में होगा। 5 लेक्चर में से एक भी लेक्चर आपने मिस किया और आप रिकवरी नहीं ली तो भूल जाना बेटा, अमाल का क्वेश्चन अब आपके लिए पढ़ना मुश्किल हो पाएगा, ना आसान हो पाएगा, मुश्किल बन जाएगा बहुत ही। क्या सभी ने 5 कंडीशन लिख ली? अरे बोलो, हो गया?
ये पूरा डायग्राम बनाना बेटा, एक्स और वाई वाला, उसके चाहिए लिखना सेलिंग कंपनी, सब लिखना है एक चीज बेटा। यस, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? क्लियर। और अल्टीमेटली ये भी एक प्रकार का लिक्विडेशन ही है, देखा जाए तो ये एक्स और कंपनी, एक्स और वाई, क्या दोनों कंपनी बंद हो रही है? अरे बोलो, बंद। अल्टीमेटली क्या लिक्विडेशन तो हो ही रहा है, वाइंडिंग अप भी इनका होगा ही होगा, बोलो है ना। बट हाँ, जो हम लिक्विडेशन कंपनी को चैप्टर हम पढ़ते हैं, वैसा यहाँ पे ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मल अकाउंटिंग बुक्स अकाउंट क्लोज हम कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट। अब बेटा ये 5 कंडीशन। अब बेटा इन 5 कंडीशन में से, कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई 1 2 3 4 5, इन 5 कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, या 2 सेटिस्फाई नहीं हुई, या 3 नहीं हुई, या 4 नहीं हुई, या पांचों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ क्या बन जाएगा बेटा? परचेज। वो समझ में आया बेटा? श्योर। और जब अमालगमेशन किया जाएगा, अब क्या अमालगमेशन होगा तो इसकी भी अकाउंटिंग होगी, बोलो है ना। इसकी जो अकाउंटिंग करने का जो मेथड है, इसको कहा जाता है इंटरेस्ट पुलिंग मेथड। और इसकी जो अकाउंटिंग करने का जो मेथड है, इसको परचेज मेथड के नाम से जाना जाता है। अब बेटा क्या अकाउंटिंग होगी? अरे बोलो, क्या अकाउंटिंग होगी? किसकी? अमालगमेशन की। और अमालगमेशन कौन सा? इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा तो उसका अकाउंटिंग करने का जो तरीका होता है, उसको इंटरेस्ट पुलिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। बहुत समझ में आया? और अगर अमालगमेशन परचेज हो रहा है, मर्जर नहीं, क्या हो रहा है? परचेज, तो भैया इसकी जो अकाउंटिंग करने का मेथड है, उसको परचेज मेथड के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी तक एक भी बार पूछा गया नहीं है ये क्वेश्चन कि अमालगमेशन इन द मर्जर या परचेज होगा तो इस केस में अकाउंटिंग करने की मेथड कौन कौन सी है। तो जब अमालगमेशन इन द मर्जर होगा तो इसकी अकाउंटिंग करने का मेथड कौन सा बेटा? इंटरेस्ट पुलिंग मेथड। और यहाँ पे क्या होगा? परचेज मेथड। सो सिंपल। परचेज के लिए परचेज मेथड, तो उसके लिए कौन सी बेटा? इंटरेस्ट पुलिंग मेथड। क्या पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? सभी का पॉइंट क्लियर है? गुड। उसके बाद अब मैं बात करूं बेटा, अब मुझे अमालगमेशन अकाउंटिंग इंटरेस्ट पढ़ाएंगे। तुमने आपको बताया, चाहे अमालगमेशन हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, क्या बोलो बेटा? चाहे एक्सटर्नल क्या हो बेटा? रिकंस्ट्रक्शन हो। बोलो, जवाब दो। चाहे अमालगमेशन हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, तीनों के अकाउंटिंग करने का तरीका क्या रहेगा? सेम। तो सर सेम कौन सा? क्या तीनों में हम अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर वाली या इन द नेचर परचेज वाली, मतलब परचेज मेथड से या इंटरेस्ट पुलिंग मेथड से अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब मैं बात करता हूं अमालगमेशन, तो जब क्वेश्चन कुछ भी गिवन नहीं हो तो अमालगमेशन कौन से नेचर का? परचेज या मर्जर। और जब परचेज के लिए कौन सी मेथड? परचेज मेथड। तो भैया एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सी मेथड? परचेज मेथड। रिकंस्ट्रक्शन की कौन सी? परचेज मेथड। सिर्फ जब अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो रहा होगा, उसी केस में इंटरेस्ट पुलिंग मेथड को यूज किया जाएगा। बाकी कोई सा भी अमालगमेशन क्वेश्चन आए, चाहे रिकंस्ट्रक्शन का है, चाहे एब्जॉर्प्शन का है, चाहे किसका है? अमालगमेशन का, इन नेचर ऑफ परचेज का, अकाउंटिंग मेथड परचेज मेथड के हिसाब से किया जाएगा। जब मैं अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर शुरू करूं तो समझना चैप्टर से 2 दिन बचे हैं। अब मैं कल से चैप्टर स्टार्ट करूंगा बेटा। कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की बात करेंगे। बोल समझ में? कल से हम इसका थोड़ा सा कंसेप्ट और पढ़ेंगे। आज सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट से पढ़ा था। कल का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, क्योंकि कल हम सीखेंगे बेटा परचेज कंसिडरेशन, ये क्या होता है, बात करेंगे। समझ? हालांकि इस चैप्टर मुझे पढ़ना क्या क्या मैं बता देता हूँ बेटा आपको। लिखना चाहो तो लिख लो, इस चैप्टर मुझे क्या क्या पढ़ना है। कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन,
इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे पीसी। और बेटा कल सभी के पास कैलकुलेटर होना चाहिए। दूसरा, अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी। अकाउंटिंग एंट्रीज in the books of amalgamated company and balance sheet after amalgamation। मुझे 4 चीजें पढ़नी है, दैट्स इट। 4 चीज पढ़ ली, काम ही मेरा बन गया, दैट्स इट। बेटा पीसी निकालने में 3 दिन निकल जाएंगे अपने। बेटा पीसी कैसे कंप्यूट किया जाता है, और पीसी पे आपकी पकड़ है तो इस चैप्टर पे आपकी पकड़ है, और पीसी पे अगर आपकी पकड़ नहीं है तो इस चैप्टर पे आपकी पकड़ नहीं है। सिर्फ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करना है, पीसी ही आपको सबसे सीखना है बेटा। समझ में आया? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।